हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इसमें हम हर चैप्टर से कम 2 से 3 प्रश्नों को हल कराएंगे, जिससे कि बहुत बड़ी क्लास भी अपनी होने वाली है। लगभग 2 से 3 घंटे क्लास अपनी चलेगी, जिससे कि अपन आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा प्रायिकता से रहेगा, प्रोबेबिलिटी से, जो कि प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा, 14.1 का प्रश्न है। और तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है, यदि p बराबर 0.5 हमारे पास दिया है, क्या दिया है, pe बराबर 0.05, ठीक है। तो e नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब e नहीं को हम दर्शाते हैं बेटा pe बार से, ठीक है। p नहीं की प्रायिकता निकालना है, ये हमें निकालना है। तो p बराबर हमारे पास दिया हुआ है, p नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि pe प्लस pe बार बराबर होता है 1, क्योंकि निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर 1 होता है। तो pe का मान हमारे पास 0.05 है, जिसको हम रख लेंगे 0.05 प्लस p बार हमें निकालना है, pe बार बराबर 1। तो p बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। इसको हमने प्लस में था तो इस तरफ पक्षांतर कर लिया। अब हमें 1 में से इसको घटाना है, 0.05 को, ठीक है भाई। 1 में से घटाएंगे, क्योंकि संख्या के बाद दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब भी एक ही होता है, क्योंकि 1.00 पढ़ते हैं इसको, तो इसका मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दशमलव के पहले वाली संख्या 0 है, उस तरफ 0.5 है, तो 0.5 हमने लिख लिया है। तो इसको हम घटा देंगे, घटाते हैं भाई। 10 ऊपर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचेगा और 0.95 बचेगा, ठीक है। तो pe बार हमने क्या निकाल लिया है, 0.95। मतलब e नहीं की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 0.95, इसका आंसर हो जाएगा। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि हमारा 24 तारीख को पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है और अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पास दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 8 है, 14.8 का। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 लाल गेंदें हैं, दिया है। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास 3 है और काली गेंद हमारे पास 5 है, ठीक है। तो इस थैले में आदर्श निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल परिणाम निकाल लेंगे, कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम कुल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी बेटा 3 + 5 बराबर 8 हो जाएगी, ठीक है। ns बराबर 8, टोटल परिणाम हमारे पास 8 है। अब पहला प्रश्न ये पूछता है गेंद लाल होने की प्रायिकता निकालो, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है गेंद लाल ना हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की घटना निकाल लेंगे पहले। तो देख पा रहे होंगे आप कि लाल होने की घटना हमारे पास 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, गेंद लाल होने की घटना E बराबर 3 हो जाएगी। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, NE बराबर हो जाएगा 3 हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रायिकता PE बराबर होता है NE बटा NS, ठीक है, निकाल लेंगे। NE की वैल्यू हमारे पास 3 है और NS की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो NE बटे NS यानी 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, अगर गेंद लाल ना हो, मतलब गेंद लाल ना हो इसका मतलब है काली हो, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा प्रश्न इसका है, ये पहला था गेंद लाल होने की घटना वाला। अब गेंद लाल ना होने की घटना, गेंद लाल ना होने की घटना E बराबर, लाल ना होने का मतलब गेंद कैसी हो बेटा, काली हो। लाल ना होने की, लाल ना होना मतलब काली होना, ठीक है, यहां पर लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है।
गेंद लाल ना होने की घटना ई बराबर हो जाएगी 5। आप देख पा रहे होंगे काली गेंद है हमारे पास 5 है, इसका अपन कोष्टक में चाहे तो लिख सकते हैं, यानी काली होना। गेंद लाल ना होने की घटना ई बराबर 5, तो क्या लिखेंगे हम? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई बराबर हमारे पास 5 हो जाएगी, इसलिए हम प्रायिकता निकाल लेंगे। पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस। ठीक है, तो एन ई का मान हमारे पास 5 है, एन एस का मान हमारे पास, कुल परिणाम हमने सबसे ऊपर लिखे थे एन एस बराबर 8, तो हमारे पास 5/8 आंसर हो जाएगा। तो जी हमारा इसका दूसरा प्रश्न भी हो गया है। और इस तरह के कई प्रश्न हैं जो कि आप कर सकते हैं, स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको जरूर पढ़ें। अब अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता परिकलित करो। यानी उदाहरण 4 है, आप अच्छे से देख सकते हैं, एक इक्का होगा एक इक्का ना होगा। तो हमारे पास क्या है, गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधा लिख देंगे, दिया है कुल परिणामों की संख्या, हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, कुल परिणामों की संख्या एन एस बराबर हमारे पास 52 है, एन एस बराबर 52 है। तो आपको पता है कुल परिणाम 52 है, यानी 52 पत्ते हैं। अब हमारे पास कह रहा है एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। पहली कंडीशन एक इक्का होगा, दूसरी कंडीशन एक इक्का ना होगा। तो आप जानते हैं एक गड्डी होती है तो गड्डी में 52 ताश होते हैं, तो पूरी गड्डी में अपन को पता है कि इक्के 4 होते हैं, ठीक है बेटा। तो 4 इक्के अपने पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, एक इक्का आने की घटना ई बराबर, आपको पता है कि इक्का 4 होते हैं पूरी गड्डी की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरी गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, एक इक्का आने की घटना 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये नंबर 1 है, अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई बराबर 4 हो जाएगा। इसलिए हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का सूत्र हमें वही रखना है, पी बराबर होता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि एन ई बटा एन एस। तो क्या हो जाएगा, बगल में ही लिख देते हैं 4/52, क्योंकि एन ई का मान 4 है और एन एस का मान हमारे पास 52 है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 × 12, यानी 1/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया एक इक्का आने की घटना। अगर हमारा प्रश्न है एक इक्का ना होने की घटना, मतलब एक इक्का ना होने की प्रायिकता भी निकालना है। जब इक्का नहीं होगा पूरी गड्डी में, तो आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो अगर हमारे पास इक्के नहीं होंगे तो 4 पत्ते और घट जाएंगे। लिखेंगे इक्का ना आने की घटना, इक्का ना आने की घटना, तो हम सीधा निकाल लेंगे। पूरे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 पत्ते हैं, जिसमें से हम इक्का घटा देंगे तो 4 इक्के घट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई बराबर 52 में से 4 जाएगा तो बचेगा 48। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की जो संख्या बचेगी वो 48 बचेगी। ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है। तो अब क्या लिखेंगे, हम प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता P बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 48 है, एन एस हमारे पास 52 है, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो हमारे पास P बराबर बचेगा 24/26। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिये 6, यानी कि PE बराबर हमारे पास निकल के आएगा 12/13। तो हमने निकाल लिया है कि इक्का आने की घटना, यानी इक्का आने की प्रायिकता भी निकाल ली है, इक्का ना आने की प्रायिकता भी निकाल ली है। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हमारा जो है अगले चैप्टर से रहेंगे, जैसा कि इसके पहले 13वां चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे बहुलक है, माध्य है, माध्यक है। इन प्रश्नों को अभी हम हल करने वाले हैं, जो कि 13.1 से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले 13.1 से सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना
अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिन्होंने और मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। ठीक है, अब क्या कह रहा, एक प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालना है। तो देखो भाई, माध्य निकालना हमने कई तरीकों से आपको बताया, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि भी बताई, पद विचलन विधि भी बताई। तो ये सारी विधियां हैं। तो इन विधियों में से अपन जो है एक ही विधि से लगा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ऐसा कभी नहीं पूछा गया कि आप किस विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी विधि लगा लेंगे, प्रत्यक्ष विधि से ही लगा लेते हैं। माध्य ज्ञात करना अपन सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है। तो 13.1 का पहला प्रश्न होने वाला है। पहले कॉलम में यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है फर्स्ट, 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है। पौधों की संख्या एक कॉलम में लिखेंगे, एक कॉलम में लिख लेंगे बेटा घरों की संख्या, एक में लिख लेंगे हम घरों की संख्या। घरों की संख्या ये आप सब जानते हैं, जो पौधों की संख्या दी है इसको बोलते हैं बेटा वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता एफ, इसको बोलते हैं बारंबारता एफ। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले जो डेटा दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, इस प्रकार हमारे पास डेटा दिया हुआ है। और घरों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 और 3, ये हमारे पास एफ दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, माध्य को देखने वाले हैं। तो बहुत ही सरलता से देखेंगे अपन। देखो, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। चलो, क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा आपका। देखो, इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। हमें और जगह भी जरूरत है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, हमें मध्य बिंदु निकालना है पहले। क्यों, क्योंकि हमें हमारे पास जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो अपन देख लेंगे यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा हमें क्या क्या चाहिए। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, आई भी लगा देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें एक्स की जरूरत है। एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट या फिर मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, एक्स आई। तो मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे एक्स आई बराबर मध्य बिंदु यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 से निकालेंगे। ठीक है ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो 0 प्लस 2 बटा 2, इसमें 2 को जोड़ेंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 एकम 2 1 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 2 के बीच में 1 है इसका मध्य बिंदु, 2 4 के बीच में 3 है। ठीक है, या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 और 6 के बीच में है 5 है, 6 और 8 के बीच में है 7 है, 8 और 10 के बीच में 9 है, 10 और 12 के बीच में 11 है, 12 और 14 के बीच में हमारे पास 13 है। तो हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ और एक्स का गुणा निकालना है, एफ और एक्स का गुणा कराना है। जी एफ है हमारे पास, ये एक्स है, एक का एक में गुणा कराएंगे 1 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, 2 3 6, और 1 का 5 में कराएंगे 5 आएगा, 5 का 7 में कराएंगे 5 7 35 आएगा, 6 का 9 में कराएंगे 9 6 54 आएगा, 11 का 2 में कराएंगे 22 आएगा, 3 का 13 में कराएंगे 39 आएगा। ठीक है, 13 3 39 हो जाता है। अब यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे बेटा पूरा, अपन को सिग्मा एफ चाहिए ना, इसी को एन भी बोलते हैं, इसको सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा का मतलब किसको दर्शाता है, सभी संख्याओं के योग को दर्शाता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो इन सभी संख्याओं को योग कर देंगे हम, 1 और 2 3, 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20, हमारे पास 20 आ गया है सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हमें सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए, यानी एफ एक्स जो हमने निकालना है उसका सबका सिग्मा निकाल लो, सबका सिग्मा निकाल लो। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है सबका योग करना है, तो जोड़ देंगे भाई।
9 और 2 11, 4 15, 5 20, 5 25 से 31, 32 हो जाएगा। 32 का 2 हासिल 3 आएगा, 3 और 3 हासिल थी तो 6 हो गया। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162 निकल के आएगा। तो सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला 162। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 162, इसको हम निकाल लेंगे। इसको नोट जरूर करते जाना, ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 हो जाएगा, 162 बटा 20 हो जाएगा। तो हम एक्स बार को निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स बार बराबर 20 का भाग लगाएंगे, 20 अट्ठे 160, 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 20 एकम 20, यानी 8.1 पौधे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या जो आएगी 8.1 पौधे आएगी बेटा, 8.1, 8.1 पौधों की संख्या आएगी। तो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रति घर पौधों की संख्या, प्रति घर पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी 8.1 पौधे, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रश्न को भी हल कर लिया। तो माध्य हमारा, देखो प्रश्न कभी ऐसा नहीं आता कि आप जो है कि किस विधि से हल करो, प्रश्न उसमें सीधा लिखा रहता है निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसी विधि का ही उपयोग कर देंगे, सबसे सरल और अच्छी विधि है, ठीक है, और सरल भी है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बहुलक और माध्यक को भी देखेंगे, एक एक प्रश्न उसका। तो सबसे पहले बहुलक भी देख लेते हैं, बहुलक देख लेते हैं भाई। बहुलक का जो प्रश्न है, जो कि बहुलक वाला दीवाना सही है। हाँ, 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको अपन देख लेते हैं। उसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती किए हुए रोगियों को दर्शाती है। तो आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। कह रहा उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो। लेकिन अपन को हमने माध्य अपन ने पढ़ लिया है, हम सीधा देखेंगे इसका बहुलक देखेंगे भाई। बहुलक वाला प्रश्न भी एक परीक्षा में पूछा जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉलम है इसको हम मिटा लेंगे और उसके हिसाब से लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख लेंगे आयु, और क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा, 13.2 का रहेगा। तो यहां लिखेंगे आयु लिखा हुआ है और काय में है बेटा, वर्षों में है, आयु वर्षों में है, तो हमने लिख लिया आयु वर्षों में। और यहां लिख लिया रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ऐसे कॉलम में हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। हम इसको मिटा देंगे, ये वाला रोगियों की संख्या हो जाएगी। चलिए, तो आयु वर्षों में हो जाएगी, रोगियों की संख्या एफ यानी बारंबारता है, सबको पता है, ठीक है। इस कॉलम में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी हम मिटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब हमें निकालना है बहुलक। तो हमारे पास दिया है आयु वर्षों में, यानी 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65 तक दिया हुआ है। 6 11 21, 6 11 21, 21 हो गया, 23 14 5। अब हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालेंगे। बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ आप बहुलक कैसे पहचान पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक बारंबारता हमें 23 दिख रही है। तो हमारे पास बहुलक वर्ग क्या मिल जाएगा, 35 से 45 में स्थित होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, जो हमें सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे उसको चुन लेंगे हम, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 35 से 45 में स्थित है, 35 से 45 में स्थित है भाई, इसमें स्थित हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
बहुलक का जो सूत्र होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, जिससे कि आपको पता लगे क्या क्या हमें जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ बहुलक 12 सूत्र लिख लेंगे हम। बहुलक को वैसे आप जानते हैं कि जेड से प्रदर्शित करते हैं। एल प्लस, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुणे एच। यही होता ना, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ वन माइनस एफ जीरो होता है ना, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एफ वन माइनस एफ जीरो होता अपन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। ठीक है भाई, अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, एफ वन भी चाहिए, एफ जीरो चाहिए, एफ टू चाहिए, एच चाहिए, ये चीजें चाहिए हमें, और एल चाहिए। अच्छा एल क्या होता है बेटा, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा हमारे पास 35। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये बेटा निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। ठीक है, निम्न माने कम, उच्च माने ज्यादा, तो एल बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए एफ वन एफ जीरो एफ टू चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ जीरो होता है, एफ जीरो क्या होता है भाई, एफ जीरो क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी ये वाला एफ जीरो, ये वाला एफ वन, ये वाला एफ टू, सिंपल सी बात। जो वाला आपको बहुलक वर्ग मिलेगा उसकी जस्ट ऊपर वाला एफ जीरो मान लेना। ठीक है, एफ जीरो को हम क्या बोलते हैं, कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, हमने सीधा एफ जीरो लिख दिया है। एफ जीरो बराबर हमारे पास 21 है, और हम जानते हैं एफ जीरो के बाद एफ वन, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको बोलते हैं एफ वन। ठीक है, एफ वन हमारे पास 23 है, और जो बहुलक वर्ग के ठीक आगे की, ये है ना बहुलक वर्ग, ठीक आगे की बारंबारता होती है उसको बोलते हैं बेटा एफ टू। एफ टू बराबर हमारे पास है 14, इसको हमने लिख लिया है। अब क्या बचा, एच बचा है। एच क्या होता, एच होता है बेटा वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। तो वर्ग अंतराल यानी जो हमारे पास बहुलक वर्ग मिला है उसका हम अंतर निकालेंगे। तो 35 से 45, 35 से 45 मिला था, तो अंतर निकालो, 45 में से 35 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 35 और 10 45, 10 बचेगा एच बराबर। तो हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और हल कर देंगे, सिंपल सी बात है। मैंने भाषा श्रेणी लिखी क्योंकि मैंने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एल बराबर हमारे पास 35 है, देखो आप देख पा रहे होंगे, और एफ वन का मान हमारे पास 23 है, एफ जीरो का मान हमारे पास 21 है। ठीक है, एफ वन का मान हमारे पास 23 है, और एफ जीरो का मान हमारे पास 21 है, और बटे 2 लिखेंगे। एफ वन का मान हमारे पास फिर से 23 लिखेंगे, एफ जीरो का मान हमारे पास 21 है, और माइनस का एफ टू का मान हमारे पास 14 है, हमने लिख दिया है। एच का मान हमारे पास यहाँ पर हमने निकाला 10 है। ठीक है, एच बराबर 10 निकाला है। तो जेड बराबर 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और जे माइनस और ए माइनस, इन दोनों माइनस वालों को जोड़ दो, इन दोनों को गुणा करा दिए, 23 दूनी 46, और ए माइनस में ए भी माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 आएगा गुणे 10। जेड बराबर 35 प्लस 2 बटा 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 4 में से गया 11 गुणे 10, 35 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 बटा 11। अब हम क्या करेंगे, इस 11 से या तो एलसीएम भी ले सकते हैं बटे में 1 करके, या फिर एक काम करो 11 का सीधा भाग लगा दो, ज्यादा अच्छा है, और सीधा जोड़ देना। ठीक है, 11 एकम 11 आएगा, 9 बचेगा, 11 8 88, फिर 2 बचेगा, फिर वही कहानी होगी, तो इसलिए 1.8 ही लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो z बराबर आएगा 36.8, मतलब हम 35 में 35 के बाद दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, दशमलव के पहले दशमलव, नीचे दशमलव के पहले 1 है तो 1 लिख दो, दशमलव 8, तो 8 का 8 रहेगा, 5 1 से 3, 36.8 हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 36.8 वर्ष, इसमें वर्ष में लिख सकते हैं क्योंकि वर्षों में दिया है, तो ये हमारा बहुलक का आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्न, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाएगा। बहुलक वाला प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इसलिए भाई बहुलक पे जरूर प्रश्न करें। तो ये हो गया है, और बहुत अच्छी तरीके से अपन ने कर लिया है। और ये क्लास हमारी बहुत लंबी होने वाली है, जो कि अपनी ये मैराथन क्लास है। ठीक है, निकाल लो फटाफट, निकाल लो।
हाँ, तो हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, अब क्या है, अब पढ़ना है अपन को माध्यक। तो भाई अब आप पढ़ने वाले हैं माध्यक। माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। एक स्थानीय टेलीफोन, हाँ, प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6वां हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें 6वां प्रश्न है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। तो अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 इस प्रकार से दी गई है। कुल नामों की संख्या 6, 30, 40, 16, 4 और 4 ये दी गई है। हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो भाई माध्यक अपन पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमने ये हमारे पास एफ दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता इसमें निकालेंगे। जब भी आपको माध्यक निकालना हो तो उसमें संचयी बारंबारता निकालना बहुत आवश्यक है, ठीक है बेटा। तो संचयी बारंबारता हम निकालेंगे सी एफ। कैसे निकालते हैं, देखो पहली बारंबारता हमारे पास 6 है, तो उसके सामने हम सीधा सीधा 6 लिख देंगे, ठीक है। अगली बारी में हम क्या करेंगे, अगली वाली बारंबारता को जोड़ते जाएंगे। 6 में 30 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इस 36 में 40 को जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। 40 और 30 70 से 76। 76 में 16 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 7 1 8 1 9 92 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 12 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 92 में 4 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 में 4 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। उसने वैसे भी हमसे बता दिया था कि कितनी हो रही है संचयी बारंबारता, 100 हो रही है, लेकिन उसने कहा था 100 कुल नाम दिए गए, ठीक है। तो हमारे पास n का मान कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। यहाँ n या सिग्मा एफ भी बोलती है इसको, तो n बराबर हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम n लिख लेंगे, चाहे कैपिटल n लिख लो चाहे स्मॉल n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें करेंगे n बराबर 100 हमारे पास है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका n/2 निकाल लेते हैं, ठीक है। n/2 क्या निकल के आएगा, 100/2। n का मान 100 रख दिया, 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 50। यानी 50वां जो पद है, 50वां पद आपको कहां दिख रहा है भाई, 50वां पद देखो भाई, इसमें तो मिलेगा नहीं, 36 में भी नहीं मिलेगा। 36 से जो ज्यादा होगा, जैसे मान लो 76 वाले में मिल जाएगा हमें 50वां पद, ठीक है। तो 50वां पद हमें 76 वाले में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 36 तक है, 36 से आगे कहां मिलेगा, 76 वाले में, ठीक है। तो 50वां पद हमें मिल जाएगा वर्ग अंतराल 7 से 10 में स्थित है, ठीक है। तो हमें ये वाला वर्ग अंतराल मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 50वां पद वर्ग अंतराल, जो हमारा संचयी बारंबारता आता है उससे पहचानना है आपको पद, ऐसा नहीं कि आप बारंबारता से पहचान लें, ठीक है। संचयी बारंबारता जो आया तो उससे अपन पहचानेंगे कि 50वां पद जो n/2 निकाला तो 50 निकला। तो 50वां पद वर्ग अंतराल हमें मिला, वर्ग अंतराल 7 से 10 में स्थित है, 7 से 10 में स्थित है, ठीक है भाई। तो ये हमने लिख लिया है, 7 से 10 में स्थित है। अब हमें इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमारे इसमें एल भी चाहिए। तो देखो बेटा, ये निम्न सीमा होगी, ये उच्च सीमा होगी। तो एल का मान क्या हो जाएगा, 7, जैसा कि अभी बहुलक में हमने बताया था। तो हमारे पास बहुलक माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है, एल बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है भाई, माध्यक वर्ग जो हमें मिला है उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। माध्यक वर्ग जो हमें मिला है ना बेटा, ये मिला माध्यक वर्ग, इसकी ठीक पहले की, जस्ट पहले की सी एफ ये है भैया 36, ठीक है। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता हमारे पास सी एफ का मान दिया है बेटा 36। अच्छा, इसमें स्मॉल एफ होता है। स्मॉल एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक नहीं, माध्यक वर्ग की बारंबारता, उसको बोलते हैं एफ। एफ क्या होता है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो माध्यक वर्ग जो हमारे पास है उसकी बिल्कुल सामने की बारंबारता, तो एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा 40। अब हमें इसमें क्या चाहिए, एच और चाहिए वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल निकालना हमें आता है, एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा, 10 - 7 कर देंगे तो एच का मान 3 निकल आएगा, ठीक है भाई। ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्यक वाला फॉर्मूला लगा के इसका माध्यक निकाल देंगे। तो माध्यक निकालना बड़ा आसान है भाई। माध्यक बराबर होता है, यानी मीडियन बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2, अपन ने कैपिटल एन लिया तो कैपिटल एन लेंगे, माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ और बड़े एच। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल बराबर, एल की वैल्यू हमारे पास है 7 है भैया, 7 लिख दो। कैपिटल n/2, आपने n/2 निकाला था 50 आया था, यहाँ अपन 50 रख देंगे,
माइनस सी एफ क्या है हमारे पास 36 है, तो 36 रख दो। स्मॉल एफ हमने निकाला था 40, तो बड़े एच का मान निकाला हमने 10, नहीं एच का मान हमने 3 निकाला भाई, जितना आया उतना ही रखेंगे, ठीक है। 60 प्लस 50 में से 36 जाएगा, 14 बचेगा, और बटे में 40 है, गुणे में 3, तो 60 प्लस इसका गुणा कर दो, कट तो रहा नहीं है, 14 3 42 हो जाएगा, नहीं पहले आप जी कट रहा है तो काट दो, 2 सत्ते 14, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, भाग लग गया 0, तो 60 बटे 20 गुणे 3, ठीक है। तो 60 प्लस 7 21, 21 बटा 20, ठीक है भाई, 21 बटा 20 है, तो 60 21 बटा 20, अब 20 का भाग लगा देंगे हम 21 में, तो हमारे पास कितना आएगा, 20 का भाग जैसे हम 21 में लगाएंगे, 20 एकम 20 रहेगा, बचेगा 1, ठीक है भाई, लग गया दशमलव, फिर बढ़ जाएगा 0, तो भागना या फिर से 0 हो जाएगा, फिर 0 आएगा 20.100, मतलब 1.05 निकला, और जैसे हम 60 में जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 8.05, क्योंकि 60 में हमें 1.05 को जोड़ना है, तो आएगा 8.05, तो हमारे पास ए माध्यक निकल के आ जाएगा, और ये हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से माध्यक को सीख पाए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप, कई क्वेश्चन है आप उसको हल कर सकते हैं, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आने की संभावना है, ठीक है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमारा माध्यक वाला भी हो जाएगा। तो अब हमने पढ़ लिया है, बहुलक भी पढ़ लिया है, माध्य भी पढ़ लिया है, माध्यक भी पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड आपने प्रायिकता वाले भी सवाल इससे पीछे वाले में देखे हैं, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर रहेगा 12वां चैप्टर रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रहेगा। इसमें भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में इसमें भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है, इससे भी कई प्रश्न अपन देखेंगे, 2-3 प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 12 से 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं भाई, 12वें चैप्टर से 12.1 से तीसरा प्रश्न भी देखने वाले हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौना कैसा है भैया, खिलौने की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो हम इसको क्या बना देंगे, शंकु बना देंगे भाई, शंकु बना देंगे 3.5 को, सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये हमारा शंकु हो गया भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर, हम एक अर्धगोला बना देंगे, इसके नीचे अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई थी खिलौने की, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या दी गई थी बेटा, यहां से यहां तक की त्रिज्या वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं चाहे तो 3.5 सेंटीमीटर ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब जो खिलौना बना है उसकी संपूर्ण ऊंचाई है यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो है बेटा 15.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो ठीक है, ये हमारे पास दिया है, अब दिया है में लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो शंकु की त्रिज्या है, तो देखो बेटा ध्यान, जो शंकु की त्रिज्या यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है, वही त्रिज्या किसकी हो गई, एक अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धगोला पर रखा हुआ है, तो अर्धगोला इसमें टच है, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शंकु एवं अर्धगोले की, शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास दी है आर बराबर, दोनों को स्मॉल आर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है, वो दिया है। अब क्या लिख लेंगे, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यहां लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है,
संपूर्ण ऊंचाई। तो संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास खिलौने की दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब लेकिन इसकी ऊंचाई और देख लेंगे, यहां से यहां तक ये शंकु की ऊंचाई होती है बेटा। तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी आएगी, चलो निकाल लेते हैं अपन। जितने भी आएगी वो यहां लिख देंगे, चाहे बाहर लिख दो चाहे अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई आएगी h बराबर, स्मॉल h ले लेते हैं शंकु की ऊंचाई को, h बराबर आएगा पूरी ऊंचाई में से, देखो बेटा ध्यान से, यहां देखो आप जानते हैं कि यहां से यहां तक ये क्या है, त्रिज्या है, और यहां से यहां तक ये भी क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5, यानी आपको पता लग गया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है भाई, अब ये 3.5 है तो आपको पता लगाना कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो पूरी 15.5 में से हम क्या घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे। जैसे हम 3.5 घटाएंगे तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास निकल के आ जाएगी। 15.5 में से 3.5 घटाएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, यानी 12 आएगा, 12.0, और 12.0 का मतलब होता है 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास शंकु की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई आ गई है हमारे पास। अब हमें खिलौने का, संपूर्ण खिलौने का क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो खिलौना किसके चीज से बनाया गया है, ये आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। खिलौना किसकी चीज से बनाया गया है, एक तो शंकु है और एक बनाया गया है बेटा, कैसे बनाया गया है, ये बनाया गया है अर्धगोले से। भाई एक शंकु दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, दोनों के वक्र पृष्ठ जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ना हो तो अलग निकाल लो, ऐसा इकट्ठा निकाल लो, लेकिन हमारे पास वक्र पृष्ठ के लिए त्रियक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी भाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालना बहुत आवश्यक है, इसको, ठीक है ना, शंकु की त्रियक ऊंचाई। और त्रियक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर होता है √h² प्लस r², क्योंकि अब हमारे पास r भी है और h भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो l बराबर निकल के आएगा, h कितना है 12, 12 के स्क्वायर, r कितना है हमारे पास 3.5, 3.5 के स्क्वायर, l बराबर आएगा बेटा 12 का तो वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144 हो जाएगा, लेकिन 3.5 का वर्ग करेंगे तो इसका हम गुणा ही कर लेंगे, 3.5 गुणा 3.5, 55 25, 5 15 2 17, 5 15, 3 3 9, 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 और 1, यानी 12.25, क्योंकि एक अंक यहाँ का एक अंक यहाँ का, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 12.25 आएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 144 में 12.25 हमें जोड़ना है, तो कितना निकल के आएगा, 6 4 1 5, 156.25, तो ये आएगा। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। भाई यहां से डाउट हो जाते हैं बच्चे, क्या हम क्या करें, अब हम क्या करें, लेकिन इसका वर्गमूल कर दो तो हमारे पास एल की वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहीं से वर्गमूल नहीं बनता है और बच्चे सवाल को छोड़ देते हैं। चलो हम देख लेते हैं इसका वर्गमूल क्या आएगा बेटा, 156.25 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं अभी, ठीक है, 2 2 के पेयर बनेंगे। हमने 2 2 के पेयर बनाए, पीछे से एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यहाँ सिंगल अंक बचा, कोई दिक्कत नहीं, 1 से डिवाइड कर दो, 1 बन जा 1 आएगा, तो 1 में से बन गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और यहाँ 56 आ जाएगा, पूरा पेयर आता है, उतारने के लिए पूरा पेयर आ जाता है। अब ऐसी संख्या से भाग लगाना है कि 56 से ज्यादा ना हो। अगर हम 2 बार भाग लगा देते हैं जैसे, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, समान संख्या से भाग लगेगा, जितनी बार भाग जाएगा उतना ही जुड़ेगा बेटा। तो अगर 3 बार लगा देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ही सही है, 2 ही जुड़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब आएगा 25 पूरा पूरा, दशमलव लगाया तो बेटा दशमलव लगा लो। अब जाएगा कम से कम 5 बार भाग जाएगा, 55 25, 5 को 20 2 22, 5 2 10 2 12, ठीक है, 5 जुड़ेगा, बाकी ठीक है, ये कट जाएगा। हमारे पास इसका वर्गमूल निकल के आ गया 12.5। क्लियर है, जिससे नहीं बनता भाग विधि तो उसको सीखो भाई, इस प्रकार से हमने बताया है, ठीक है। तो एल बराबर हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है समझो, खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। जब भी आपसे संपूर्ण की बात करें, कोई भी दो चीजों से बनी गई हो, तो उसका अपन दोनों के वक्रपृष्ठ को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्रपृष्ठ, भाई एक शंकु है एक अर्धगोला है, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो शंकु का वक्रपृष्ठ आप जानते पाई आर है। हमने एक चीज बताई है, शंकु की भी त्रिज्या स्मॉल आर है, अर्धगोले की भी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्योंकि भाई शंकु और अर्धगोला दोनों एक दूसरे में टच है और दोनों की त्रिज्याएं समान है। ठीक है, पाई आर एल होता है, प्लस लगाएंगे। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है भैया, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों में कॉमन हमारे पास पाई आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, आर भी आ रहा भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में। क्यों ले लेंगे कॉमन, कॉमन इसलिए लेंगे कि सवाल छोटा हो जाएगा, नहीं तो सवाल बहुत ही लेंथी जाएगा, इसकी वजह से हम क्या करेंगे पाई आर दोनों में कॉमन ले लेंगे। आ रहा तो ले लिया। अच्छा एल बचा, यहाँ पर पाई आर से पाई आर कटा तो एल बचा, प्लस लगाया, पाई आर से पाई आर कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा एक बार आर। अब पाई का मान हमें क्या रखाना है, इसमें कुछ कहा है क्या, पाई का मान इसने कहा 22/7 ही रखना है। तो कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो 22/7 ही रखो। तो यहाँ लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू जो हमारी है, आर की वैल्यू है जो 3.5 है, इसको हम 3.5 रख देंगे। और एल का वैल्यू हमारे पास 12.5 है और प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5 है, तो हमने इसको रख दिया है। इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए 22/7 यहां लिख लेंगे और गुणे इसको लिख लेंगे 35/10। दशमलव हटेगा तो 0 नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और गुणे 12.5 है बेटा और 3.5 दूनी 7। 7.0 का मतलब 7 ही होता है, क्योंकि 3.5 दूनी 7.0 आएगा तो 7.0 का मतलब 7 ही होता है। हमने उसको उतना ही लिख लिया है। अब इसको काटेंगे, 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। 2 से यहां भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हमने इसको काट लिया है, ठीक है। अब और आगे हम करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें करना ही करना है। आगे चलेंगे, 11 गुणे 5, 11 गुणे 5 बचा यहाँ पर, देखो यहाँ 11 बचा, यहाँ 5 बचा, 1 गुणे 5 यानी बटे में 5 ही लिख दो। अब 12 और 7 को जोड़ते हैं, 12.5 है और 7 को, जब हम 12.7 को 5 को और 7 को जोड़ेंगे 7.0 तो कितना आएगा 12 19.5, ठीक है 19.5 आ जाएगा। जोड़ना आना चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल है जोड़ना। आप लोग यही गलती करते हैं परीक्षा में, छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। 5 एकम 5 हो जाएगा और 11 गुणे 19.5, 11 का गुणा करा दो, 11 पना 55, 11 99, 99 और 5 कितना होता 100, 104 होता है, हासिल 10 आएगा, ठीक है। 11 कम 11 और 10 कितना होता है 21। तो हमारे पास एक अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देखो क्षेत्रफल निकालना था तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। तो हमारे पास एक क्षेत्रफल आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा भैया आंसर। हाँ, हमारा जो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न आता ही है, ये मान के चलो, समझ लो पेपर में रखा 100% मिलना है। जो कि 6वां नंबर का प्रश्न रहेगा 12.1 का, उसमें कह रहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है। तो हमारे पास एक कैप्सूल दिया हुआ है जो कि बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक कैप्सूल दिया हुआ है और दोनों तरफ क्या है बेटा अर्धगोले लगे हुए, अर्धगोले टाइप के बने हुए हैं। इस प्रकार का हमारे पास एक कैप्सूल है, तो बना लेंगे हम कैप्सूल को। जी हमने एक कैप्सूल बना लिया, इस प्रकार से हमने एक कैप्सूल बना लिया और दोनों तरफ क्या है अर्धगोला टाइप का है, ठीक है। तो हम इसको अर्धगोला टाइप का बना लेंगे, दोनों तरफ चित्र उसमें बना आएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद हिंट करना पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक अर्धगोला बना लिया, इस तरफ भी एक अर्धगोला है, इस प्रकार का कैप्सूल है भाई, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया है। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो 14 mm है,
14 mm। इस प्रकार से जो संपूर्ण लंबाई दी गई है वो 14 mm है, ठीक है, पूरी लंबाई। अब क्या कह रहा है, इसका व्यास दिया है हमारे पास, व्यास यानी इसकी मोटाई, कैप्सूल की जो मोटाई है वो कितनी है, वो हमारे पास दी हुई है 5 mm, ठीक है, हमारे पास कैप्सूल की 5 mm दी गई है मोटाई, एक कैप्सूल की मोटाई हो जाएगी 5 mm, ठीक है भाई, ठीक है, तो नहीं है। अब क्या कह रहा हमारे पास ये कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास इसमें तो अर्धगोले दिख रहे हैं आपको, एक बेलन दिख रहा है। तो इसमें देखो, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका भी वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, तो देखो बेटा, इसका भी व्यास 5 mm है, तो इसका भी व्यास होगा, यानी कि अर्धगोले का भी व्यास 5 mm होगा। इस प्रकार से आप चाहे तो बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए ऐसे भी बना लो। तो ये अर्धगोले लगे हुए कैप्सूल इस टाइप का है। तो हम लिखेंगे, दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, कैप्सूल का व्यास, या फिर ऐसा लिख सकते हैं बेलन एवं, सीधा लिख देंगे बेलन एवं अर्धगोले का व्यास, सीधा लिख देंगे बेलन एवं अर्धगोले का व्यास, या फिर लिख सकते हैं कैप्सूल का व्यास, ठीक है, बराबर हमारे पास 5 mm, ठीक है। अच्छा, व्यास का सूत्र होता है बेटा 2r बराबर 5, तो r बराबर निकल के आएगा 5/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दशमलव लग जाएगा, यानी 2 से हमने 5 को डिवाइड कर दिया बेटा, 2 दूनी 4 होगा, दशमलव लगेगा, आ गया 0, 2 पंचे 10, या फिर 2.5, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। 2.5 mm भी लिख सकते हैं, 5/2 mm भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो हमने इस कैप्सूल की त्रिज्या निकाल ली, ये हमारे पास बेलन की त्रिज्या कहलाएगी और काय की कहलाएगी बेटा, अर्धगोले की कहलाएगी, क्योंकि दोनों बेलन एवं अर्धगोले का व्यास था, तो बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या कहलाएगी। तो लिख देंगे बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, हमने दोनों की त्रिज्या निकाल ली है, आर का मान। अब हमें क्या करना है, कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है ये भी हमारे पास दी है, चूंकि कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई, कैप्सूल की जो संपूर्ण लंबाई है वो हमारे पास है बेटा 14 mm, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, ये है भैया बेलन, इस बेलन की हमें ऊंचाई निकालना है, इसको हम लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप में है तो अपन लंबाई भी एल का मान कह सकते हैं। और ये आपको पता है कि इसकी जो त्रिज्या है तो कितनी है बेटा, 2.5 है, हमने अभी अभी निकाला, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होगी वो 2.5 होगी, तो यहां से यहां तक की भी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 2.5 होगी ये वाली, ठीक है, तो ये भी 2.5 होगी, यहां से लेके यहां तक 2.5 mm, क्योंकि हमने अभी अभी निकाली है, r बराबर 2.5 mm, ठीक है। तो ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा, तो हो जाएगा बेटा 5, और जे भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा, इस पूरी 14 mm में से तो हमारे पास इसकी ऊंचाई निकल आएगी। ये क्या है बेटा, हमारे पास है बेलन, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई भी कह सकते और हम क्या कह सकते, लंबाई भी कह सकते, क्यों, क्योंकि कैप्सूल इस तरह से बना हुआ है तो हम इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, उसको एल से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, एच की जगह एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई एल बराबर हो जाएगा 14 mm में से घटा देंगे हम 2.5 mm प्लस 2.5 mm, 2.5 प्लस 2.5, 2.5 ये घट जाएगा और 2.5 ये घट जाएगा, तो हमारे पास एल कितना निकलेगा, 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया 9 mm। कोई वो वाला एल मत समझना कि त्रिज्या ऊंचाई सर ने निकाली है, वो एल नहीं है, ऊंचाई वाला एल है, ठीक है ना, ऊंचाई को एच भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, तो ये हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास आ गया बेटा 9 mm, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई, यहां से हम निकाल लेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा सीधा निकाल लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या फिर ऐसा लिख दो कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, अर्धगोला हमारे पास 2 है
तो अलग अलग ना लिख के इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले तो समान है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों के क्षेत्रफल हम इसको हल कर लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच होता है, तो एच की जगह हमने क्या लिया बेटा, एल लिया, 2 पाई आर एल लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या तो बेटा दोनों की समान है ना बेलन अर्धगोले की, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी स्मॉल आर लेंगे, यहां भी स्मॉल आर लेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। 2 पाई आर एल प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, अब ले लो कॉमन, 2 दूनी 4 कर दिया मैंने। अच्छा 2 पाई इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा, आर भी आ रहा, आर भी आ रहा, तो 2 पाई आर ले लो कॉमन, यहां बचेगा एल प्लस 2 पाई आर से 2 पाई आर कटेगा, एल बचेगा, 2 पाई आर से 2 दूनी 4 तो 2 बचेगा, पाई से पाई, आर से आर तो एक बार आर बचेगा, तो ये हमने निकाल लिया है। हम इसका मान रखेंगे, पाई का मान इसमें नहीं दिया तो हम 22/7 का ही यूज करेंगे भैया, हाँ 22/7 ही यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर का मान हम क्या यूज करेंगे, 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, चलो 5/2 लिख लेते हैं, काटने में भी दिक्कत नहीं होगी, 5/2 लिख लिया हमने आर का मान, ठीक है। एल का मान हमें कितना लिखना है, 9 लिखना है, प्लस और 2 लिख लो, और आर का मान फिर से चाहे 5/2 लिख लो, चाहे 2.5 लिख लो, चलो 5/2 ही लिख लो, ये हमने लिख लिया, ठीक है भाई, ये हमने कर लिया है। अब यहां देखो, ये भी देखो गुणा भाग में है, 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, यहां भी 2 एकम 2 हो जाएगा, और कहीं नहीं कट रहा है। हम इसका कैलकुलेशन यहां कर लेंगे, ठीक है, इसकी यहां पे कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 22 गुणे 5 पुस्तक में 9 + 5, इतना बचेगा बेटा, और बटे में 7 भी बच रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गुणा में है, ध्यान रखना, ना लगाओ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 पंचे 110 हो जाएगा, बटे 7, और 9 5 हो जाएगा, अंदर 14 हो जाएगा बेटा, 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग जा रहा है, 7 दूनी हो जाएगा 14, 2 बार, तो हमारे पास बचेगा 110 गुणे 2, यानी कि 110 दूनी 220, 220 वर्ग सेंटीमीटर कैप्सूल का, वर्ग सेंटीमीटर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसको कर लीजिए। क्या हो, ओ हाँ चलो कोई बात, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया भाई, एमएम की में दिया था यूनिट, एमएम की, एमएम स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है, एमएम स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 220 वर्ग एमएम स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने डिस्टर्ब कर दिया था। हाँ, एक कलमदान, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, 12.2 का 4th वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, 4th नंबर का प्रश्न। तो 12.2 का चौथा प्रश्न है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, तो मतलब एक कलमदान है जिसमें मतलब पेन रखने वाला, ठीक है, जिसमें पेन रखे जाते हैं, तो लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, यानी कहने का मतलब है एक हमारे पास इस प्रकार से कलमदान है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे, आप लोग अच्छा बना लेना, 1 2 3 4 इस प्रकार के 4 शंक्वाकार गड्ढे इसमें खोदे गए हैं भाई, और इसे हम बना लेंगे, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये है, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे इसमें खोदे गए हैं। अब क्या कह रहा है, घनाभ की विमा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास दिया है, जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई, पहली लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई, घनाभ की लंबाई और फिर लिखेंगे चौड़ाई और फिर लिखेंगे ऊंचाई, तो जो हमारे पास दिया है उसको हम लिख लेंगे, लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H से दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये हो गया प्रत्येक, अब गड्ढे की त्रिज्या, जो उसमें गड्ढे खोदे गए हैं पेन रखने के लिए शंक्वाकार, तो उसमें प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या हमारे पास, चूंकि प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या को अपन स्मॉल r ले लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया, ठीक है।
और गहराई 1.h, गहराई मतलब होता है बेटा ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई, भाई गड्ढे की गहराई होती है ना उसको ऊंचाई बोलती है, ठीक है। तो वो कितनी दी है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। अब पूरी कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो भैया तो ये लकड़ी से बना हुआ है, तो इसमें हमने शंक्वाकार गड्ढे खोदे हैं, तो इसका जो आयतन होगा, जो उसमें लकड़ी निकलेगी खुदेने से, तो वो निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जब वो बाहर उसका आयतन उतना निकल जाएगा, तो पूरे वाले घनाभ के आयतन में से हम क्या कर देंगे, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन को घटा देंगे, तो हमारा आंसर पूरा आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो शेष आयतन निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो पूरे घनाभ का आयतन निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5, इन सबका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 15 का गुणा करा देंगे, 15 धाम 150, या फिर 15 का 3.5 में करा दो पहले, 3.5 गुणे 15, 15 15 75, 15 3 45 और 5 50 2 52, ठीक है। 15 75, 15 3 45, 5 50 2 52, तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है। और 10 का और गुणा कराएंगे तो 52.5, तो ठीक है, 5 एक जीरो और बढ़ जाएगा, बस दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक बाद, यानी 525 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में होता है, इसका विशेष ध्यान रखना, आयतन हमेशा घन में होता है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 525 घन सेंटीमीटर। गुणा सबको आना चाहिए, जिसको गुणा नहीं आता है तो वो सीखे भाई। घनाभ का आयतन 525 घन सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आयतन आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ गया। अब हमारे पास 4 है शंक्वाकार गड्ढे, तो सबसे पहले एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7, क्योंकि इसमें नहीं दिया है तो अपन पाई का मान 22/7 ही रखेंगे, ऊपर कहा गया था जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर हमारे पास, स्मॉल आर हमारे पास दिया है 0.5, हल कर देंगे। एच का मान हमारे पास दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करना, कैपिटल एच ले लेना, यहाँ पर कैपिटल बी ले लेना, कैसे, इसकी ऊंचाई भी हमने स्मॉल एच नहीं हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हमने ये कर लिया है, ठीक है। तो इसका पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच कितना दिया हमारे पास 1.4, इसकी गहराई है या ऊंचाई है, ठीक है, कर लिया हमने। इसको हल करा देंगे तो हमारे पास शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आ जाएगा 1/3 22/7 गुणे, अब एक काम करते हैं 0.5 गुणे 0.5 दो बार लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं 14/10, या फिर इसको भी अपन सीधा बना लेंगे, दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा नीचे, तो 5/10, ठीक है, 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने दशमलव हटा लिया, 0 बढ़ा लिया नीचे, तो 5/10 हो गया, और स्क्वायर चढ़ा तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। और इसको भी हमने दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लिया है, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 1/3 22 बचेगा गुणे, और यहाँ हो जाएगा 5/10 गुणे 5/10, या फिर अंदर अंदर काट सकते हैं, या फिर दो बार लिख लो, बाद में काट देंगे 2/10, इतना बचा। तो ये कट रहा है, जो भी कट रहा है उसको काट दो। 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, ठीक है, ये कट रहा है। कितना कट रहा था, तो यहाँ बचा 1/3 गुणे 22 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/5, कितना बचा। अब और भी कट रहा है भाई, जहां कट रहा है तो काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 बचा ऊपर से, यहाँ बचा 11, और बटे में कितना बचा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 11/30 घन सेंटीमीटर, घन में ही आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो ये एक शंकु का आयतन निकला है, एक गड्ढे का आयतन। अब हमारे पास कितने गड्ढे थे, 4 गड्ढे थे भाई, तो हमें निकालना पड़ेगा 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो जैसे ही हम 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकालेंगे, तो 4 का गुणा हो जाएगा 11/30 में,
तो हमारे पास हो जाएगा भाई ये कहा 11/30, 4 का निकालना, 4 का गुणा कर दो तो 11 चौको 44/30 घन सेंटीमीटर। या फिर अपन 2 से काट भी सकते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 22/15 घन सेंटीमीटर। तो ये निकाल आएगा भैया 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। अब हमें क्या करना है, अब करना है, अब हमारे पास शेष लकड़ी का आयतन बताना था, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन होगा बेटा, यहां लगा लेते हैं बराबर, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और माइनस कर देंगे 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हम घटा देंगे बेटा। तो हमारे पास लकड़ी घनाभ का आयतन जो आया था वो आया था 525 माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन जो आया है 22/15। ठीक है, या तो लघुत्तम ले लो या फिर 15 का भाग लगा दो, सीधा सीधा सबसे बढ़िया तरीका है, 15 का भाग लगा देंगे फिर 525 में से घटा देंगे। ठीक है, 15 का भाग 22 में लगाएंगे, 15 एकम 15 होगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 15 चौको 60, फिर 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, मतलब 1 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 525 माइनस 1.46, कितना बचेगा, इसको हम इसमें से घटा देंगे। जैसे ही हम घटाते हैं 525 में से 1.46 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है बेटा, ऊपर दशमलव लगा के 0 मान लो, 10 में 6 गया 4, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ 5, मतलब 523.54 लगभग। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बचेगा तो 523.54 घन सेंटीमीटर, या फिर लगभग हम 523 भी लिख सकते हैं या 524 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 523.54 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ये हमने कर लिया है, बंद कर देना। तो अब हमारा 11.1 का प्रश्न क्रमांक 1 होने वाला है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी परीक्षा में इस साल आने की पूर्ण संभावना है भाई। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमारे पास कह रहा, देखो त्रिज्या कितनी है, दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब चाहे तो आप वृत्त बना सकते हैं, इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया, आप लोग सही बनाना, हम चाहे जैसा भी बना ले चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी दी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 होगी तो ये भी 6 होगी, ये हो गया O, ये हो गया A B, इसको मान लो B। तो हमारे पास एक त्रिज्यखंड पर 60 अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का 60 अंश का। अब वो क्या कह रहा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हमें आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये होता है बेटा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें पाई का मान ऊपर दे रखा है कि यदि अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान 22/7 ही रखें। तो हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, पाई के मान को रख देंगे बेटा 22/7 हमने रख दिया है, आर का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हमारे पास बेटा 60 डिग्री है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ 60 लिख लेंगे, और बटा में कितना है 360 है ही है, यहाँ गुणे में 360 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 हमने काट दिया है। ठीक है भाई, और कट रहा है, हाँ 6 6 जा 36, 6 बन जा 6 6 जा 36, मतलब 6 बार में जाएगा, 60 से सीधा 6 बार में चला गया, तो क्या बचा 22/7, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, या फिर 6 गुणे 6 लिख दो, ठीक है, और बटा में 6 लिख दो। ठीक है,
इस 6 से 6 को उड़ा दो, ठीक है। अब 22 छक्का 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, और 3 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न मिलता ही है, तो हमने निकाल लिया है कि त्रिशखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। इस प्रकार का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है हमारे पास, उसकी एक चतुर्थांश, वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो बेटा 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसका प्रत्येक एंगल बेटा 90 डिग्री होता है, सबको पता है, या 90 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा होता है बेटा 360 का, 90 दूनी 80, 90 3 270, 90 चौका 360, ठीक है। तो हमारे पास वृत्त की परिधि दी गई है बेटा, वृत्त की परिधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा इसका, 11 का दूसरा प्रश्न रहेगा। वृत्त की परिधि हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे भाई। वृत्त की परिधि हमारे पास दी गई है, ये हमारे पास दिया है, और तीठा कोण कितना हो जाएगा बेटा? कोण तीठा बराबर 90 डिग्री। उसमें नहीं लिखा 90 डिग्री, लेकिन भैया जैसे हम उसका चतुर्थांश बनाएंगे तो आपको पता होता है, पता होना चाहिए कि एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, चतुर्थांश का। या फिर आप इससे नहीं निकालना हो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं। अपने इसके दो तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा वाले से निकालना तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें भी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको हम निकाल लेंगे। पाई का मान रख देंगे हम 22/7, ठीक है। आर का मान रख देंगे हम कितना, हमारे पास अभी निकाला नहीं है भाई, निकालना पड़ेगा हमें आर का मान। 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम पहले मिटा देते हैं, आर नहीं निकालना पहले। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे। वृत्त की परिधि जो होती है, तो दिया है कोण कितना दिया है बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि वृत्त की परिधि बराबर हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया। परिधि का जो सूत्र होता है बेटा 2 पाई आर होता है, बराबर 22, ठीक है। पाई का मान यहां रख देंगे हम 22/7 गुणे आर बराबर 22, यहां से निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 7 जो है बटे में 3 गुणा में जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैसा लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 22 गुणे आर, यहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं 2 गुणे 22 गुणे आर और बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 हो जाएगा बेटा। ये वाला 7 हमने क्रॉस मल्टी में पहुंचा दिया, ठीक है। अब जो 2 गुणे 22 आपको दिख रहा है वो नीचे पहुंचा दो, तो आर निकल के आ जाएगा 22 गुणे 7 बटे 22, 2 गुणे 22 हो जाएगा। तो हमने 2 गुणे 22 को नीचे पहुंचा दिया, और यहां आप देख पा रहे होंगे 22 से 22 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर हमने क्या निकाल लिया, 7/2 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो ये तो आ गई हमारे पास त्रिज्या आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। अच्छा, पाई का मान हमने कितना रखा है 22/7, आर का मान हम रखेंगे 7/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। थीटा कितना हमारे पास है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, और बटे में कितना रहेगा 360, बटे में 360 पहले से 0 से 0 और 9 चौको 36, यानी सीधा 90 से काट दो, तो 90 चौको कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 90 चौको 360 4 बार में, ठीक है। तो लिखेंगे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 4, नहीं गुणे 1/4, 4 बटे में बच रहा है, 4 बटे में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है, ठीक है। और कुछ कट रहा, हाँ, इस 7 एकम 7 हो रहा है बेटा, और 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो क्या लिख सकते, 11 गुणे 7 बचेगा, और नीचे बचेगा 4 दूनी 8। तो कितना लिख सकते हैं, 1177/8 वर्ग सेंटीमीटर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न को अभी बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो अब 11.1 का जो तीसरा प्रश्न है उसको भी हम देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी की मेट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमारे पास दिया है घड़ी की जो मेट की सुई की लंबाई है वो क्या होगी बेटा, घड़ी की जो मेट की सुई की लंबाई होगी वो होगी बेटा वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, क्लियर बात। तो जो कितनी है 14 सेंटीमीटर है हमारे पास,
तो यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। तो हम क्या लिखेंगे, r बराबर 14 है, ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो ये तो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आप जानते हैं क्योंकि 5 मिनट में निकालना, तो हम सबसे पहले 1 मिनट का जानेंगे। 1 घंटे में कितना क्षेत्रफल कंस्ट्रक्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, घड़ी द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में बनाया गया कोण निकालना पड़ेगा। 1 घंटे में बनाया गया कोण, या फिर रचित कोण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या बनाया गया कोण लिख लो या रचित कोण, एक ही बात। 1 घंटे में रचित कोण, तो आप जानते हैं जब 1 घंटे में कोण कितना रचित करता है, 360 डिग्री। जब भैया एक कांटा 12 पे हो और पूरा 12 तक फिर से वापस घूम जाता है, तो 360 डिग्री कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। ठीक है। तो घड़ी द्वारा 1 घंटे में रचित कोण 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब होता है बेटा 60 मिनट, यानी घड़ी द्वारा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब होता है बेटा, क्योंकि पूछ रहा था 60 मिनट में रचित कोण, तो 60 मिनट में रचित कोण हमारा कितना था बेटा, 360 डिग्री। 1 घंटा और 60 मिनट बात ही गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, वैसे लिख लेना, घड़ी द्वारा 1 मिनट में, यहां लिख लेंगे 1 मिनट में रचित कोण। ठीक है, लिख लोगे 360 बटा 60 हो जाएगा बेटा। 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 6 36, यानी कि 6 डिग्री बेटा। तो यहां लिखेंगे 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में रचित कोण। अब हमें क्या निकालना है, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 मिनट में रचित कोण निकालेंगे। भाई 1 मिनट में रचित कोण कितना है, 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में रचित कोण कितना होगा बेटा, 5 गुणे 6। ठीक है, तो 5 6 का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तीठा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। भाई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कंस्ट्रक्ट करेगा वो निकालना है। तो हम लिखेंगे घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर तीठा बटा 360। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अब पाई का वैल्यू हमें इसमें क्या रखना है, इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, वही 22/7 ही रखना है, जो ऊपर कहा है 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, और बटे में कितना हो जाएगा 360, तो है ही है 0 से 0, या फिर 30 से 60 भाग लगाओ, 30 से कम 30, 3 दूनी 60, 12 बार में कटेगा। ठीक है, तो 12 बार में कट जाएगा। 22/7 गुणे 14 गुणे 14, और बटे में क्या होगा 12, और काट पीट दो, जो भी कट रहा है काट देंगे भाई। क्या कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, यहाँ 2 से भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, इस प्रकार से हम काट सकते हैं, और भी आगे कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, हमने लिखा 11 गुणे में 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 पहले 14 लिखा है, 2 गुणे 14, और अपॉन में लिखा हुआ है 6, 6 बार बचा है, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो 11 गुणे 14 बटा 3, यानी कि 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15। ठीक है, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाला, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छा प्रश्न है, आने की पूर्ण संभावना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें हम 10वां प्रश्न भी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, 10वां प्रश्न आएगा ही इस साल। छतरी वाला क्वेश्चन आपको स्वाभाविक 100% मिलेगा, आपको है ना, पेपर में मिलेगा ही। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यानी 10वां प्रश्न है, जो कि प्रश्नावली 11.1 का रहेगा।
तो हमारे पास एक छतरी है, इसको अगर चाहे तो बना लेंगे, इस प्रकार से बना हुआ है उसमें, ठीक है। आप चाहे तो बना सकते हैं इस प्रकार से, हमसे तो भैया ऐसी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बना लेंगे भैया, इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, चलेगा। हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है, सही है, पर्याप्त सही है। तो हमसे ऐसे ही बनता है। तो हमने छतरी बना दिया है। तो और छतरी का जो सपाट भाग, अपन ने वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला भाग है जो, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ से हम इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वृत्ताकार भाग को हमने लिख लिया है। आप लोग थोड़ा सही बनाना, क्योंकि भैया हमने तो अंदाज से बना दिया है, ठीक है। ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग बराबर भाग हो गए हैं जी। तो हमारे पास दिया है वृत्त की त्रिज्या या छतरी की त्रिज्या, वृत्ताकार सपाट है जो, उसकी त्रिज्या r बराबर है 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या दी गई है, ठीक है। अब इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। तो हमारे पास छतरी में कितनी ताने हैं, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक त्रिज्यखंड का पूछना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 45 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई है। अब इसका कोण निकालेंगे। तो कोण कैसे निकालेंगे, तानों की संख्या हमारे पास कितनी है बेटा, तानों की संख्या हमारे पास 8 है, 8 ताने हैं। तो इसका हमें एक एंगल तो पता होना चाहिए कि थीटा है कितना, तो हम निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण, या फिर दो तानों के बीच का कोण, त्रिज्यखंड का कोण निकाल लेंगे। कोण कैसे निकालेंगे, देखो पूरा जो वृत्त घूमता है वो 360 पर घूमता है, सबको पता है, ठीक है ना। और हमारे पास 8 ताने हैं, तो 8 का हम भाग लगा देंगे, तो हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना आ जाएगा, 800 को 32 8 45, यानी 45 डिग्री तीठा बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, या दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। छतरी की दो तानों भाई, एक ताने हो गई एक हो गई, इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तानों या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सूत्र अपन वही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला पाई का मान हम रखेंगे, इसमें पाई का मान शायद कुछ दिया है, हमें लगता है नहीं दिया है, वही रखना है आपको, 22/7 ही रखेंगे जब नहीं दिया होगा। आर की वैल्यू हमारे पास 45 है, 45 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 है, और बटे 360, पूरे के बटे में 360। 45 का कितनी बार भाग लगाएंगे, 45 का 8 बार में, देखो भैया अभी यहाँ पे भाग लगाया, 8 का भाग लगाया तो 45 आया था, और 45 का 8 बार में भाग जाएगा तो 360 होता है, ठीक है। 45 अट्ठे 360, ये आपको पता होना, 8 40 8 को बटे 36, सही है। अब क्या करेंगे, 22/7 गुणे 45 गुणे 45 हो जाएगा, और बटे में 8 जाएगा, ठीक है। यहाँ काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौको 8, यहाँ 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 7 और 4 का गुणा करो तो 28, इन सबका गुणा करा देंगे और हमारे पास दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। 45 गुणे 45 करते हैं तो कितना निकलता, 25 25 5 को 20 2 22 4 5 20 4 को 16 2 18 5 2 8 2 10 1 1 2 2025, और गुणे 11 कर लेंगे, ठीक है भाई, इतनी आएगा ना, हाँ 2025, 11 तो गुणा करो, 11 5 55, 11 दूनी 22 5 27, 2 का 2 रहेगा, 11 दूनी 22, 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहे तो आंसर इतनी लिख सकते हैं, और जिसको नहीं लिखना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी भाग भी लगा सकते हैं, अगर इतना ही लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। तो 22,275 बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास छतरी के दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा, और बहुत ही तरीके से हमने इस प्रश्न को भी सरलता से हल कर लिया है, और अच्छा भी है, ठीक है। अब दूसरा, तो चलो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, थ्योरम 10.2, प्रमेय 10.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वार्षिक परीक्षा में इस साल तो पूछी ही जाएगी, ठीक है, 100% आएगी भाई, 100% वाला प्रश्न है। तो थ्योरम 10.2 है, थ्योरम 10.2 वेरी वेरी मोस्ट 100% परीक्षा में आने आना है, ठीक है। तो देखिए जरा, क्वेश्चन है हमारे पास, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है वो बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां
बराबर होते हैं। किस पर? वृत्त पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, और यहां क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। तो बाह्य बिंदु से खींचेंगे स्पर्शरेखा की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ये वृत्त का बेटा केंद्र है, इसको हमने दे दिया O, और यहां कोई हमने बाह्य बिंदु ले लिया, उसको मान लिया हमने P। क्या मान लिया? P। ठीक है, P मान लिया। तो बाह्य बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है PA, एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी है PB। ठीक है, लो भैया ऐसे खींच दी हमने। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र, अपनी भाषा में लिखेंगे O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, और PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखा है। PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें सिद्ध करना है, वो कह रहा है स्पर्श रेखाएं जो है वो कैसी होती है, आपस में बराबर होती है या तुल्य होती है। तुल्य मतलब भी बराबर होता है, एक ही बात है। या फिर ऐसा आ जाए कि समान होती है, तुल्य बराबर समान, बात तो एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या सिद्ध करना कराना है हमें कि पी ए बराबर पी बी सिद्ध कराना, इतना हमें सिद्ध कराना है। पी ए बराबर पी बी हमें सिद्ध कराना है। उत्पत्ति करेंगे भाई, प्रूफ। लेकिन पहले हम रचना कर लेंगे भाई, रचना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, ओ को हम कैसे मिलाएंगे, ए से, ओ को बी से मिलाएंगे बेटा। ठीक है, और ओ को पी से मिलाएंगे। देखो यहां रचना में हमने ये किया है, यहां लिखेंगे रचना या फिर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया, ओ ए ओ बी तथा ओपी को मिलाया। अब एक चीज ध्यान रखें, आपको पता है अगर वृत्त के केंद्र से, इसको समझ लो बेटा पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या जाती है स्पर्श रेखा पर वो लंब होती है। ठीक है, ये आपको पता है, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या आती है और स्पर्श रेखा पर वो लंब होती है, यानी यहां समकोण होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी 90 और ए बी 90, तो ओ ओबी और ओबी को मिलाया, उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में क्या करेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे पी ए ओ में ले लेंगे बेटा। जैसे यहां ले लेंगे पी बी ओ, ध्यान रखना जब पी ए ओ लेंगे तो पी बी ओ लेंगे। क्लियर बात? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ए ओ तथा पी बी ओ में ले लेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ओ ए बराबर ओ बी हमें दिख रहा है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी यहां लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ओपी बराबर ओपी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। इस वाले त्रिभुज की ओपी भुजा, इस वाले की और इस वाले की भी ओपी भुजा, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा लिख सकते हैं आप। और आप देख पा रहे हैं कि पी ए ओ यानी ये वाला कोण, कोण पी ए ओ बराबर कोण किसके है, पी बी ओ के बराबर है, पी बी ओ ईच 90 डिग्री या फिर प्रत्येक 90 अंश। ठीक है ना? अब आप देख पा रहे होंगे कि 90 अंश ए बी और ए बी है। जहां भी आप इस कंडीशन में दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं, जहां भी 90 अंश इस प्रकार का लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है ना, राइट हैंड साइड सर्वांग समता से। तो ये दोनों त्रिभुज
हाँ, तो अब हमारा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जो कि नहीं 5 नहीं, छठवां प्रश्न है। ठीक है, छठवां नहीं, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 100% आने की संभावना। तो सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समानांतर होती है। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समानांतर होती है। मतलब एक हमारे पास वृत्त है और वृत्त हमने खींच दिया है, और इस वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो यहां पर हमारे पास एक व्यास है, एक वृत्त है, उसका व्यास हम ले लेंगे ए बी। ठीक है, एक हमने ए बी ले लिया इसका व्यास, और इसके सिरों पर एक सिरा ए है व्यास का, एक सिरा ए है व्यास का, तो इनके सिरों पर हमने दो स्पर्शरेखा खींच दी। एक हमने ले लिया, मान लो पी क्यू ले लिया, ठीक है, और यहां ले लिया हमने आर एस। क्या ले लिया? आर एस। ऐसे ऐसे हमने खींच दिया, इसको आर दे दिया, इसको एस दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहा सिद्ध करो कि ये दोनों रेखा पी क्यू और आर एस वो समानांतर है, सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समानांतर है। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है एक वृत्त, ठीक है, यहां केंद्र अपन ओ मान लेंगे बेटा, जिसका केंद्र ओ है, ओ है, और ए बी वृत्त का व्यास है। हमने लिख लिया ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी है जो वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी क्यू तथा आर एस स्पर्श रेखाएं, पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि पी क्यू है जो आर एस के समानांतर है, जिसकी स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये समानांतर रेखा है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है? पी क्यू समानांतर आर एस, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आप जिस हिसाब से यहां मानेंगे उस हिसाब से अपन लिखेंगे। ठीक, हमने पी क्यू माना है और आर एस माना है, तो हमें इसको समानांतर करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, उत्पत्ति करेंगे भाई, प्रूव करते हैं इसको। तो क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे, आप जो ओ ए है, ओ ए को ध्यान से देखो, वो पी क्यू पर लंब है। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है ना बेटा, ये त्रिज्या है, ओ से लेके ए तक क्या है बेटा? त्रिज्या है। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम आपको करवाई गई थी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ओ ए जो लंब है पी क्यू पर लंब है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। तो आप क्या लिखेंगे? पी ए ओ बराबर कौन? पी ए ओ बराबर, या पी ए बी भी लिख सकते पूरा अपन, पी ए बी, क्योंकि अपन को तो 90 दिखाना है, या पी ए ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां आप देख पा रहे होंगे कि ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, चूंकि इसको समीकरण 1 दे दो, यहां लिखेंगे ओ बी परपेंडिकुलर, ओ बी लंब है आर एस पर, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे बेटा? एस बी ओ, आप देख पा रहे होंगे एस बी ओ बराबर, ए भी 90 डिग्री है, तो पी ए ओ एस बी ओ के बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो भैया, अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 की जैसे हम तुलना कराएंगे ना, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, जैसे हम इसकी तुलना कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 90 से 90 हट जाएगा, तो पी ए ओ बराबर आ जाएगा कोण एस बी ओ, कोण पी ओ बराबर कोण एस बी ओ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ए वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, लेकिन ये जेड टाइप के एंगल बन रहा है। इसको इसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, मतलब पीएओ और एसबीओ कैसी कोण है बेटा? एकांतर अंतः कोण। जब ये एकांतर अंतः कोण होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि पीक्यू है ना जो आर एस के समानांतर है, क्योंकि जब एकांतर कोण होती है तो रेखाएं समानांतर होती है, और जब रेखाएं समानांतर होती है तो एकांतर अंतः कोण होते हैं बराबर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? पीक्यू समानांतर आर एस, और हमें यही सिद्ध करके दिखाना था कि दोनों समानांतर कैसे हैं, तो ये हमने सिद्ध कर दिया।
तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो हमेशा समानांतर होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में 100% आने की गारंटी है, 100% पूछा ही जाएगा। अब हम देखने वाले हैं, बंद करो, ठीक है। अब जो है 10.2 का यानी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6वां है, जो कि एबी परीक्षा में आना ही है भैया, मोस्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट, 100% आने की संभावना। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या कह रहा है, एक वृत्त है हमारे पास, एक हमारे पास वृत्त है। अब क्या कह रहा, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हमारे पास केंद्र है वृत्त का, इसको हम मान लेंगे O, ठीक है। तो एक बिंदु ए से कह रहा है भैया, ए अपन यहां भी मान सकते हैं, ऐसे मान लो, यहां ए बिंदु मान लिया हमने, ठीक है। तो बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, नीचे भी ले सकते ऊपर भी ले सकते, स्पर्श रेखा की लंबाई ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान भर रखना है। स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने मान लिया बी, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, अच्छा प्रश्न है। वृत्त की हमें त्रिज्या निकालना है, ये है ओ से लेकर बी तक की दूरी, इसको हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, ओ ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ओ भी निकालना है, तो हमें ये ज्ञात करना है, त्रिज्या ओ बी बराबर ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है बेटा, लंब होती है, ये क्या है, लंब है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि त्रिभुज इस प्रकार का बना तो यहां लंब नहीं हो सकता, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है बेटा, लंब होती है। ये त्रिज्या है ना जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका विशेष ध्यान रखना, ये गलत मत कर देना। जब ये लंब होगी तो यहाँ पर समकोण बनेगा, और जब ये समकोण बनेगा तो सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, ठीक है ना, कर्ण बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, इसको भी आधार मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में कौन सी प्रमेय लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी ओ ए है, लंब हम इसको मान सकते हैं ओ बी, आधार को इसको मान सकते हैं ओ बी का स्क्वायर, और आधार मान सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लंब इसको ले लो, आधार इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ ए कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर। ओ बी हमें निकालना है, यही तो निकालना है। ए बी हमारे पास 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ओ बी स्क्वायर ज्यों का त्यों, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है, ओ बी स्क्वायर आएगा। अब ओ बी वर्ग में है तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, तो √9 बराबर ओ बी, ठीक है भाई। अब हमने क्या निकाला कि 9 का वर्गमूल हुआ तो 3 निकला, यानी कि ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी बेटा वृत्त की त्रिज्या, ये हमने निकाल ली है वृत्त की त्रिज्या, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आना भी है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम बंद करो हाँ, तो अब हम इसका 12वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं, 9.1 का प्रश्न नंबर 12वां, जो कि इस साल परीक्षा में आने की 100% संभावना है भाई। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसमें दो चीजें हैं समझने वाली बात, एक भवन है और एक केबल टावर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये भवन बना लेंगे भाई, सबसे पहले यहां बना लेंगे भवन, ठीक है। ये हमने भवन बना लिया, तो ये भवन है, तो भवन कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा, ठीक है भाई, ये भवन हो गया। ये तो आपको पता है, तो ये तो जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और भवन से कह रहा, भवन के शिखर के से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये हमारे पास केबल टावर है भाई, ये हमने केबल टावर बना लिया। ये पता ही है कि भवन से ऊंची तो होगी ही केबल टावर, ठीक है भाई। तो यहां लिख लिया हमने केबल टावर, केबल टावर। तो क्या कह रहा है, भवन के शिखर से ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर कहाँ है, ये है, और पाद बिंदु ये होगा भवन का। तो यहां से कह रहा भैया, भवन के शिखर से कह रहा केबल टावर के शिखर का, ये केबल टावर का शिखर है, ये है बेटा केबल टावर का शिखर, ये है बेटा भवन का शिखर। तो इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा हूं, हमसे कह रहा 60 डिग्री है, हमने लिख दिया है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो किसके पाद का अवनमन कोण है, भवन के पाद का अवनमन कोण। हम इसको बना देंगे पाद का अवनमन कोण, यहां बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। कह रहा हमसे कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। कौन से टावर की ऊंचाई करो, केबल टावर की ऊंचाई की ज्ञात करो। केबल टावर की ऊंचाई हमें निकालना। अब जैसे अवनमन कोण कह रहा था, देखो अवनमन बढ़ रहा है, इसमें छत बन रही है, तो ये भी 45 होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता है भवन तो हमारे पास 60 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ी ऊंचाई और ले लेना, त्रिभुज अच्छा लगेगा, ठीक है। ये भी समकोण होगा, 60 मीटर है भवन की ऊंचाई, और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे h मीटर। तो टोटल ऊंचाई हमारे पास बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 7 + h मीटर। क्लियर बात, ये हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, चलो ऊपर d मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम e मान लेंगे, ठीक है भाई, हमने मान लिया है। तो भवन की जो ऊंचाई है AB बराबर CE है, मतलब AB के बराबर है CE, ये भी 60 है तो ये भी 60 है, 60 मीटर हमने लिख लिया है। और क्या हमारे पास है, एक जो उन्नयन कोण DAE, देखो DAE, DAE ये हमारा उन्नयन कोण है, ऐसा भी लिख सकते हैं उन्नयन कोण। एक हमारे पास EBC कोण, EBC ये कितना था हमारे पास 60 डिग्री, और ABC हमारे पास बना रहा है 45 डिग्री। ये कौन सा कोण था, अवनमन कोण, इसको विशेष तौर से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अवनमन कोण था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई निकालना 60 से। तो हमने क्या लिखा, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की जो ऊंचाई होगी बेटा वो C से लेके D तक होगी, तो CD बराबर निकल के आएगा CE + ED। तो CD बराबर क्या होगा 7 है, C का मान 7 है और D का मान हमारे पास H है, तो 7 + H मीटर केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं EBC में, इस वाले में, क्योंकि यहां से आधार आ जाएगा, तो हम इसका आधार यहां रख सकते हैं, क्योंकि ये भुजा इसके समान है कि नहीं है। जैसे ये वाली भुजा इसके समान है तो ये वाली भुजा भी इसके समान होगी, क्योंकि एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और जो दीवारें होती है वो बराबर होती है। भाई भवन है, भवन की जो दीवार है वो बराबर होगी आमने सामने की, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने कर लिया, लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज EBC में, तो क्या चलेगा 10 लंब बटे आधार, आप देख सकते हैं लंब है, आधार हमें निकालना है, तो 10 थीटा ही लगा देंगे, 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है बेटा। थीटा कितना है 45 से, तो 10 45 बराबर लंब है अपने पास CE, आधार कितना है BC, ठीक है।
टेन 45 का मान होता है 1, हमने लिख दिया है, टेन 45 का मान 1 होता है। सी का मान हमारे पास 7 है, बीसी का मान हमें निकालना है, तो सीधा सीधा बीसी एकम बीसी बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने क्या, बीसी, इसका आधार निकाल आया। अब जेबी अगर 7 मीटर आया तो जेबी 7 होगा बेटा, सिंपल सी बात है, क्लियर बात। अब हमने क्या निकाल लिया, चूंकि हम लिख सकते हैं ए ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए वाली ऊंचाई और निकल जाए तो कैसा निकालेंगे, त्रिभुज डी ए ई, ऊपर वाला आपको त्रिभुज छोटा दिख रहा होगा, त्रिभुज डी ए बी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या लिखेंगे, 10, 10 इसमें भी लगाएंगे क्योंकि लंब हमारे पास निकालना है और आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना। लिखेंगे डीएबी में, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, लंब कितना है, ईडी है, और ईडी हो गया, आधार कितना है, एई है। अभी अभी मैंने बताया था कि एई का मान बीसी के बराबर है, तो एई बराबर 7 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, टेन 60 का मान तो होता है √3, ईडी का मान हमारे पास कितना है, एच है, और एई का मान हमारे पास 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ चाहे बगल में लिख सकते हैं कि एई बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 3 गुणा कराओ तो 7√3 मीटर, एच बराबर आएगा 7√3। इसलिए हमें निकालना क्या है, केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई। लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई एच बराबर 7√3 भैया मीटर हो जाएगी, 7√3 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया है। ठीक है भाई, आंसर नहीं आया। हाँ, तो केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी, तो CD बराबर क्या था हमारे पास, 7 + h। ठीक है, 7 + h था, तो क्या करेंगे हम, 7 को 7 लिखेंगे, h का मान हमने अभी अभी निकाला है 7√3, इसको हमने लिख दिया 7√3 मीटर। 7 कॉमन ले लेंगे, 7 एकम 7, 1 + 2 3 आ जाएगा, यहाँ भी 7 एकम 7 हुआ तो √3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 × √3 को पहले लिख सकते हैं +1 मीटर। तो ये केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी, कि हमारा आंसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 8वां पढ़ने वाले, 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8 को हल करने वाले हैं। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो देखो भैया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेडेस्टल। ये है भाई पेडेस्टल, ये हमने बना दिया पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की जो शिखर है, ये शिखर हो गया, ये बॉटम पॉइंट उसका हो गया। ठीक है भाई, तो इसके शिखर पर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। हमने क्या किया, यहाँ पर मूर्ति लगा दी, यहां से यहां तक 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। लो भाई, हमने मूर्ति लगा दी, ये जमीन होगी धरती, ठीक है, ये आधार होगा अपना। ठीक है, तो 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर कौन सा बता रहे हैं, 8वां बता रहे हैं। 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 7 अंश है। ठीक है, तो भूमि पर जो बिंदु है, यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति का जो शिखर है, ये भाई ये मूर्ति है, ये ठीक है, मूर्ति है। मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है। ये कितना है बेटा, 60 अंश का है, ये हमने लिख दिया। उसी बिंदु से, कौन सी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल का शिखर कहाँ है, पेडेस्टल का बॉटम पॉइंट है और शिखर है बेटा। ठीक है, पहले 60 को मिटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं। चलिए, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये 45 अंश है बेटा। हाँ, ये 45 है, तो अब इसको बाहर लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पूरा कितना है, 60 है। आप समझ गए होंगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हमने क्या कर दिया, तो हमने पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो हमने इसको 45 लिख दिया, इतने को 45, यहाँ से यहाँ तक का। और जो यहां से ये बना रहा है पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, ध्यान रखना, क्योंकि अंदर तो पर लिखेंगे नहीं, बड़े कोण को बाहर ही लिखेंगे। ठीक है, तो 60 अंश, और उसी पेडेस्टल से, पेडेस्टल के शिखर का कोण 45 अंश है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। अब हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक होगी बेटा।
ये पेडेस्टल की ऊंचाई है। इसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। यहां समकोण हो जाएगा। अब इसको a दे देंगे, इसको b दे देंगे, इसको c दे देंगे, इसको d दे देंगे, ये हमने दे दिया है। अब एक काम करते हैं, जब पूरी ऊंचाई जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी ऊंचाई जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h में 1.6 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। h में 1.6 को मीटर को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारे पास, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास BC बराबर 1.6 मीटर है। और एंगल CAB, बड़ा एंगल देखो, CAB बराबर 60 डिग्री, ये भी उन्नयन था। और DAB बराबर था हमारे पास 45 डिग्री था। और BC बराबर हमने क्या निकाल लिया, BC बराबर BD प्लस DC, इसकी जरूरत शायद पड़े अपन को, तो अपन लिख लेते हैं BD प्लस DC, यानी BC क्या निकल के आएगा, H प्लस 1.6 मीटर, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना, तो इसका आधार निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, पहले अपन इसको लेते हैं, DAB को लेते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल को, त्रिभुज DAB में, ठीक है। और निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है बेटा। तो यहां लिख लेंगे पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें क्या करना है, BD बराबर H मीटर, हमने इसको मान लिया। DD ना लिखो भाई, BD लिखो, DD बहुत रट गया। BD बराबर H मीटर, ठीक है भाई, H मीटर, ये हमने मान लिया है, ठीक है। त्रिभुज DAB में लिया, क्या ले लेंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, थीटा हमारे पास बेटा पहले वाले के लिए 45 है, तो 10 45 ले लेंगे इस वाले में DAB में। तो क्या लिखेंगे, 10 45 बराबर लंब कितना है, BD है, आधार AB है। 10 45 का मान 1 और BD का मान H और AB का मान हमें निकालना। तो AB बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, H मीटर। तो हमने क्या निकाला, AB का मान H मीटर आया निकल के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिखते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, CAB में, ठीक है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAB में, इसमें लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा कितना लेना है, इसमें 60 लेना है बेटा, 10 ही लगेगा, पूरे को लंब ले लो, आधार AB ले लेंगे, ठीक है। थीटा हमारे पास 60 है पूरे वाले त्रिभुज के लिए CAB में। अच्छा, लंब कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा बेटा, और आधार हो जाएगा AB। अब यहाँ देखो, हमने BC बराबर H प्लस 1.6 लिखा था, 10 60 का मान √3, BC का मान हमारे पास कितना है, H प्लस 1.6 है, H प्लस 1.6 है, बटे में AB। अच्छा, AB हमारे पास H मीटर आया था, क्योंकि AB बराबर हम H लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको H लिख दिया है। AB बराबर हमने क्या लिख दिया, H मीटर लिख दिया है। इसका 3 गुणा कराओ, √3H बराबर H प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको पक्षांतर कराएंगे तो आएगा √3H माइनस H बराबर 1.6, ठीक है। इसको हमने हल कर लिया है। अब क्या हम करेंगे, हाँ, दोनों में H कॉमन ले लो, H का भाग लगेगा तो H कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ भी H एकम H होगा तो -1 बराबर 1.6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब H बराबर ये गुणा से भाग में चला जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही दिक्कत होती है, √3 माइनस 1, ठीक है। इसमें कुछ दिया है क्या, √3 का मान नहीं दिया ना भैया, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हमें तो ऊंचाई निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास जब बटे में रूट वाली संख्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, देखो, या तो हाँ, इसमें क्या है, √3 माइनस 1 है, तो हर का परिमीकरण करा देंगे, ठीक है। जब इस कंडीशन में आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हर का परिमीकरण करने पर, जैसे ही हम हर का परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण करने पर, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे हम। तो H बराबर क्या निकल के आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, मतलब √3 प्लस 1 का हमने क्या करा दिया, ऊपर नीचे गुणा करा दिया है।
हम क्या करेंगे, h बराबर 1.6 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 को ज्यो का त्यों लिख दो। ठीक है, इसको लिखते जाओ। √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, √3 का 1 में करेंगे तो √3 आएगा, √3 एकम √3, -1 का √3 में करेंगे तो माइनस का √3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा होगा -1 एकम 1। आप देख पा रहे होंगे कि हमने √3 से √3 काट दिया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, इसको हमने भगा दिया, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, h बराबर निकल के आएगा 1.6 √3 प्लस 1, और 3 में से 1 जाएगा बेटा, 2 बचेगा। h बराबर, अब 2 का यहाँ भाग लगा देंगे हम। जैसे हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 का भाग पहले तो 1 में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव लगा है। 2 का भाग 1 में लगाएंगे तो भाग में गया 0, लग गया दशमलव। अब आ गई 6 तो हो गए 16, और 2 8 16, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हमारे पास पेडेस्टल की ऊंचाई जो आ जाएगी। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारा ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। तो आज का सेशन कैसा रहा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी हमारी वीडियो डली हुई है, आप चाहे तो और भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक, 8 तक के चैप्टर तक के क्वेश्चन डले हैं। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हम बस ठीक।